नमस्कार, यह है 5 की बात। मैं हूं नगमा। बात दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले की और उसमें गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिसे कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत में ईडी ने दलील दी है कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और वो मामले में अपनी ही सरकार के मंत्रियों के बयानों को काट रहे हैं। जांच एजेंसी ने गोलमोल जवाब देने के अलावा यह भी पक्ष रखा कि केजरीवाल ने उन्हें अपनी डिवाइस के पासवर्ड नहीं दिए, यानी कि लैपटॉप, फोन, इसके पासवर्ड नहीं दिए। ऐसे में कह सकते हैं कि शराब घोटाले में केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। उन्हें सुरक्षा के लिहाज से तिहाड़ की जेल नंबर 2 में रखा गया है, जहां पर ज्यादातर सजायाफ्ता कैदी रखे जाते हैं। कोर्ट ने जेल भेजने से पहले अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को केजरीवाल से मिलने की इजाजत दी। ग्यारह दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है। अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? मैम, क्या आने वाले कितने दिनों के बाद आप लोग, अब जेसी में भेज दिया गया है सीएम साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। तो सुनीता केजरीवाल का कहना है कि देश की जनता तानाशाही का जवाब देगी। उन्हें जेल में क्यों डाला? इधर ईडी ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए जो कॉपी कोर्ट के सामने रखी, उसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। ईडी ने इसमें यह लिखा है कि केजरीवाल ने पूछताछ में ये बात मानी है कि विजय नायर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। केजरीवाल ने कहा है कि नायर से मेरी बहुत कम बातचीत होती थी। विजय नायर ये कह चुका है कि वो एक कैबिनेट मिनिस्टर के आवास पर रहकर आबकारी नीति यानी कि लिकर पॉलिसी बना रहा था। नायर के मुताबिक चीफ मिनिस्टर कैंप ऑफिस से वो काम करता था। इस पर केजरीवाल कह रहे हैं कि कैंप ऑफिस में कौन काम करता है उन्हें सीधे तौर पर जानकारी नहीं रहती। विजय नायर आपका कोई मामूली वॉलंटियर नहीं है, बल्कि पूरे मीडिया कम्युनिकेशन सेल का हेड था। केजरीवाल को विजय नायर के कई व्हाट्सएप चैट दिखाए गए जो उनके करीबी रिश्ते को दिखाता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। केजरीवाल को विजय नायर की अन्य आरोपियों से 10 मीटिंग की डिटेल्स भी दिखाई गई हैं। केजरीवाल से पूछा गया है कि किसके कहने पर विजय नायर ने शराब कारोबारियों और आरोपियों के साथ मीटिंग की, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इसकी जानकारी होने से भी इनकार कर दिया है। केजरीवाल को गोवा चुनाव में इस्तेमाल 45 करोड़ का मनी ट्रेल दिखाया गया है, लेकिन केजरीवाल का ये कहना है कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं और वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं। अपने पार्टी नेताओं के बयानों पर केजरीवाल ने उन्हें कंफ्यूज्ड करार दिया है। एनडी गुप्ता ने कहा था कि किस राज्य का कौन चुनाव प्रभारी होगा ये केजरीवाल तय करते थे, जबकि केजरीवाल ने कहा कि ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करती है, जिसके मेंबर खुद एनडी गुप्ता हैं। और आपको अब दिखा रहे हैं कि तिहाड़ में गए हैं अरविंद केजरीवाल। तो गिरफ्तारी के बाद से जेल से सरकार चलाने पर जो खूब चर्चा हुई है, तो तिहाड़ जेल के पूर्व पीआरओ सुनील गुप्ता ने नियम और कायदों पर बात की है। उन्होंने कहा है कि जेल से सरकार चलाना बेहद चुनौतीपूर्ण है। देखिए, पहली बात तो ये है कि सरकार चलाना किसको कहते हैं। सरकार चलाना कोई फाइलें साइन करना नहीं होता खाली। हाँ, फाइलें साइन करना अगर होता है तो आप फाइलें साइन करो, वो तो आप कर, अगर उसको सरकार चलाना कहते हैं, पर वैसा नहीं है। सरकार चलाने के लिए आपको कैबिनेट मीटिंग में बुलानी पड़ेगी, मंत्रियों से बार बार आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, जो आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं उनसे आपको करना पड़ेगा, और काफ़ी सारा स्टाफ होता है उनसे आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एलजी साहब से भी मीटिंग करनी पड़ सकती है, उनसे टेलीफोन पे बात करनी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ तो टेलीफोन वगैरह है नहीं, टेलीफोन सुविधा नहीं है ऐसी, तो वो चीज़ तो हो नहीं सकती। अगर आप सीएम की ड्यूटी खाली आप ये सब चीज़ें देखें जो मैंने आपको बताई हैं, तो इट इज़ टोटली यू कैन से इम्पॉसिबल टू रन द जेल फ्रॉम द जेल। So basically this is impossible to make a CMO at तिहाड़ जेल। बिल्कुल बिल्कुल, जेल में सीएमओ ऑफिस क्रिएट करना वो इम्पॉसिबल है, अनलेस
अब मैं इसमें अनलेस भी आपको करके बता रहा हूँ, अनलेस कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको पावर है, वो किसी भी जगह को जो है स्पेशल जेल डिक्लेयर कर सकते हैं। और आपको एक बार अब दिखाते हैं कि जो दिल्ली लिकर पॉलिसी है, ये इसमें जो घोटाला हुआ था वो दरअसल क्या है। एक ग्राफिक्स के जरिए आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। तो 17 नवंबर 2021 को ये एक्साइज पॉलिसी जो है वो लागू की गई थी और इसमें नई पॉलिसी के तहत पूरी जो दुकानें थीं, ग्राफिक्स है, वो निजी हाथों में थी। 32 जोन में 849 दुकानें खुलनी थी। पहले 864 में 475 दुकानें सरकारी कंपनियां चलाती थीं। दिल्ली सरकार का दावा था कि इससे माफिया राज खत्म होगा। दिल्ली सरकार का दावा था कि आय बढ़ेगी। 28 जुलाई 2022 को सरकार ने एक्साइज पॉलिसी रद्द कर दी। कथित शराब घोटाले का खुलासा 8 जुलाई 2022 को हुआ। तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट से खुलासा हुआ और रिपोर्ट में सिसोदिया समेत कई पर आरोप लगे। दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। फिर 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज किया। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने केस दर्ज किया। नई नीति से शराब कारोबारियों को गलत तरीके से लाभ का इसमें आरोप रहा। तो अब अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में कहां रखा जाएगा? शराब घोटाले से जुड़े आम आदमी पार्टी के नेताओं समेत बाकी नेता जेल में कहां रखे गए हैं? तिहाड़ में कैदियों की क्या दिनचर्या होती है? ऐसे कई सवालों की विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली शराब घोटाले में मुख्य आरोपी अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। उनको जेल नंबर 2 में रखा गया है। सुरक्षा के लिहाज से जेल नंबर 2 को चुना गया और जेल नंबर 2 में ही उनको रखा गया है। जेल नंबर 2 में 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों से अरविंद केजरीवाल की निगरानी हो रही है। डेली बेसिस पर उनकी मेडिकल जांच होगी। अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के कई नेता पहले से तिहाड़ जेल में हैं, जिसमें से दिल्ली के डिप्टी सीएम, जो पूर्व डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया, उनको जेल नंबर 1 में रखा गया है। जेल नंबर 5 में संजय सिंह को रखा गया है। जेल नंबर 7 में सत्येंद्र जैन को रखा गया है। और जो बीआरएस की नेता हैं के कविता, जो कि शराब घोटाले में आरोपी हैं, उनको महिला जेल नंबर 6 में रखा गया है। तो इस तरह से आम आदमी पार्टी के कई नेता तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं, शराब घोटाले में आरोपी हैं और इस तरह से वो तिहाड़ जेल में हैं। तिहाड़ जेल में कुल 16 जेलें हैं, जिनमें से 18 से 20 हज़ार कैदी हैं और उन्हीं कैदियों में से, उन्हीं अंडर ट्रायल में से अरविंद केजरीवाल भी एक हो गए हैं, जो कि अब तिहाड़ में हैं। अगर मैं पूरी दिनचर्या की बात करूं कि तिहाड़ में जो अंडर ट्रायल्स होते हैं या जो कैदी होते हैं, उनकी दिनचर्या क्या होती है। सुबह सूरज निकलते ही कैदियों को सेल और बैरक से बाहर निकाल दिया जाता है। सुबह नाश्ते में करीब 6:30 बजे चाय और ब्रेड मिलता है। नहाने के बाद उनको अगर कोर्ट जाना हो या फिर मुलाकात करनी हो तो उसके लिए तैयार होना होता है। सुबह 10:30 और 11 के बीच में दाल, सब्जी, 5 रोटी, जिस कैदी को रोटी नहीं उसको चावल, ये खाने के लिए मिलते हैं। फिर दोपहर में 12 से 3 तक सेल में दोबारा बंद कर देते हैं। फिर 3 बजे कैदियों को सेल से बाहर निकालते हैं। फिर 3 से 3:30 बजे के बीच में चाय और बिस्किट देते हैं। फिर शाम 4 बजे करीब अगर कोई वकील मिलना चाहे तो वो मिल सकता है कैदियों से। फिर शाम 5:30 बजे रात का खाना देते हैं, जिसमें एक दाल, सब्जी, रोटी होती है। और इस तरह से शाम को 6 से 7 बजे के तक जब सूरज ढल जाए तो सभी कैदियों को सेल में दोबारा बंद कर देते हैं। जिसमें इसके अलावा जो सेल होती है उसमें कैदियों के मनोरंजन के लिए जो टीवी चैनल्स होते हैं, न्यूज़ होती है, वो अपने सेल के अंदर देख सकते हैं। वहाँ पर टीवी लगी होती है। अगर किसी कैदी को कोई शारीरिक दिक्कत है तो वहाँ पर एक हॉस्पिटल है जेल के अंदर, जहाँ पर 24 घंटे डॉक्टर होते हैं। इसके अलावा जो कैदी होते हैं, जो अंडर ट्रायल्स होते हैं, उनकी मुलाकात का एक सिस्टम होता है। जब भी कोई जेल जाता है तो जेल प्रशासन 10 ऐसे लोगों के नाम लेता है जिनको अपने अंडर ट्रायल से या कैदी से मिलना होता है। तो वो नाम देने होते हैं और केवल वही लोग मिलने के लिए आ सकते हैं। मिलने के लिए हफ्ते में 2 बार मुलाकात होती है, यानी कि किसी कैदी से या अंडर ट्रायल से हफ्ते में केवल 2 बार मिल सकते हैं।
तो इस तरह से अरविंद केजरीवाल से भी नाम पूछे गए हैं कि उनसे मिलने कौन आएगा, और मुलाकात के लिए हफ्ते में 2 बार का समय मुकर्रर होता है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। तो अरविंद केजरीवाल जेल नंबर 2 में रखे जा रहे हैं, जहां पर ज़्यादातर सजायाफ्ता कैदी हैं। मनीष सिसोदिया जेल नंबर 1 में है, के कविता महिला जेल नंबर 6 में है। बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि कोर्ट का आदेश तथ्यों के आधार पर है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और शाजिया इल्मी ने कहा है कि केजरीवाल का असली चेहरा अब साफ हो गया है। इसके साथ यह भी बात बहुत साफ होती जा रही है कि केजरीवाल जी निरंतर ईडी के सामने आने से क्यों बच रहे थे। शायद उनको लग रहा हो, और उनके आम आदमी पार्टी के बाकी सदस्य जो बहुत ही उत्साह और उच्छृंखलता के साथ उनका बचाव करते नजर आ रहे थे, शायद वो इस संभावित खतरे से डर रहे थे कि मानो वो कह रहे हो कि केजरीवाल जी कह रहे हो, बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा होंठ हिले तो जाने कितनों का दिल डगमगाए। एक और बात जो पता चल रही है, सूत्रों के हवाले से नहीं, बाकायदा रिमांड कॉपी में भी इसका जिक्र है, कि अब उनका बयान ये है कि आतिशी मरलीना जी, जो कभी मरलीना होती हैं, कभी आतिशी सिंह होती हैं, और सौरभ भारद्वाज जी बाकायदा वो रिपोर्ट करते थे विजय नायर को। विजय नायर कौन? वही मीडिया सलाहकार। कौन मीडिया सलाहकार? जिसने बाकायदा समीर महेंद्रू से फोन करवाया था केजरीवाल जी को, जिसके बारे में केजरीवाल जी ने क्या कहा था? हाँ, ये मेरा ही लड़का है। सोचने वाली बात है साथियों। पुराने साथियों के साथ जो किया वो किया, अब नए साथियों का क्या हर्ष हो रहा है और क्या हशर होने वाला है, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। केजरीवाल के जेल अब जाने से और जिस तरह के उनके बयान आ रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके अपने ही मंत्रियों के जो पहले बयान थे उसे भी वो काट रहे हैं और कह रहे हैं कि कंफ्यूज्ड हैं वो। विजय नायर रिपोर्ट करते थे आतिशी को, सौरभ भारद्वाज को। अब इन सब चीज़ों से आम आदमी पार्टी की उलझन किस तरह से बढ़ती है? क्या इस चुनाव में दिखता है आगे आम आदमी पार्टी के लिए रास्ता? हमारे साथ जुड़े हैं अदिति फडणिस मेहता, जो पॉलिटिकल एडिटर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की, और संजय सिंह, कंसल्टिंग एडिटर IANS। अदिति, संजय सिंह, आप दोनों से एक सवाल, पहले अदिति आपसे शुरुआत करती हूं कि जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि केजरीवाल का असली चेहरा अब सामने आ गया है, सामने आ गया है क्या असली चेहरा? क्या लग रहा है? एक बहुत खेमे इसमें बटे हैं, एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो मानता है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, या आम लोगों में भी एक ये धारणा है कि उन्हें जेल में क्यों डाला गया केजरीवाल को। लेकिन दूसरी तरफ में तथ्य हैं, जो बातें सामने आ रही हैं। और अब जब जिस तरह का जवाब दिया है केजरीवाल ने, जो कहा जा रहा है कि वो अपने ही मंत्रियों के बयानों को भी पलट रहे हैं और उनको पता गोलमोल जवाब दे रहे हैं, तो क्या मुश्किलें बढ़ती हुई दिखती हैं आम आदमी पार्टी की? पहली बात तो मुश्किलें तो निश्चित रूप से बढ़ रही हैं, और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं और भी समस्या जटिल होती चली जा रही है। इसमें मतलब कौन इस सही चुनाव है, घोटाले कौन में बहुत गलत है? फंसते हुए दिखते हैं, या दिखता है कि कुछ या उनको फंसाया गया हो, ऐसा साफ हो रहा है? क्या दिख रहा है वो? देखिए, हमारे लिए ये कहना कि कौन गलत है कौन सही है, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास पूरे तथ्य नहीं है। तथ्य अगर हैं तो ईडी के पास हैं और सरकार के पास हैं। अब वो तथ्य आप सिलेक्टिवली उनको चूज करके उनको हमें बताएं, तो मेरे ख्याल से उस आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा, गलत होगा, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। जहां तक राजनीति की बात है, निश्चित रूप से केजरीवाल के बारे में अब लोग थोड़ा अच्छा है कि जिस आदमी ने इतना कुछ दिल्ली के लिए किया, और सच पूछिए तो अभी मैं आपकी आवाज कट रही है अदिति जी, वापस आपके पास आएंगे, आपकी आवाज कट रही है। संजय सिंह, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? मतलब पॉलिटिकली इसको क्या अरविंद केजरीवाल को इस चुनाव में इस जेल जाने का फायदा मिलता दिखता है, या दिखता है जैसा अदिति जी कह रही थी कि फैक्ट्स हमें नहीं पास हो सकता, सिलेक्टिव फैक्ट सामने आ रहे हैं तो हम नहीं कह सकते कौन सही क्या कौन गलत, पर जो ईडी ने आज बातें दी या जो कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने जवाब दिया, अब इसकी वजह से ये धारणा जो आम लोगों में भी है, क्या वो बदलती हुई दिखती है? ये दिख रहा है कि ये फंसते जा रहे हैं आम आदमी पार्टी लिकर पॉलिसी में, लिकर पॉलिसी स्कैम में?
जब आप किसी को बचाना चाहते हैं और पब्लिक परसेप्शन एक तरह की बनती है, तो फिर ये लाइन होता है कि कौन सच है, कौन सही है, कौन गलत है, इसका फैसला करने वाले हम कौन होते हैं। जबकि हम मीडिया में रहते हुए सबसे पहले तथ्य बताते हैं और तथ्य के आधार पे बहुत सारी चीज लोगों को जजमेंट करने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन एक राय उससे बनती है। अरविंद केजरीवाल जिस मुकाम से चले थे, जहां से चले थे, एक एक करके अरविंद केजरीवाल जो कहते गए ठीक उसका उल्टा करते गए, बिल्कुल 180 डिग्री उल्टा। तो धीरे धीरे एक धारणा बनती चली गई। उसके बाद क्या होता है कि एक आप मतलब सारे वो लंबी फहरिस्त है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। अभी वाला जो इशू है, अभी के इशू में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि एक एंटी करप्शन क्रूसेडर जो था और जिसे तमाम तरह से सम्मानित किया गया, दिल्ली की जनता ने सर आंखों पे बिठाया, पंजाब की जनता ने सर आंखों पे बिठाया, वो एंटी करप्शन क्रूसेडर किंगपिन शराब हवाले के जो कोट अनकोट आरोप हैं, उसके तहत इस समय में जेल में है। और अरविंद केजरीवाल ही नहीं, उनके कई सहयोगी साथी भी जेल में हैं। एक धारणा अरविंद केजरीवाल के बारे में और भी थी, जिसमें अन्ना के टाइम के बाद से ही, कि वो अपने जो पुराने साथी हैं उनको वो किसी तरह मतलब उन्होंने कुछ लोगों के बारे में एक शब्द का भी इस्तेमाल किया था, वो अभी मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक एक करके वो सारे दरकिनार होते हुए चले गए। इस समय की स्थिति में आज जो उन्होंने दो नाम लिए हैं, अब जैसे संजय सिंह, मनीष सिसोदिया तो जेल में है, बाकी और लोग हैं, कुछ बाहर कर दिए गए, कुछ साइड कर दिए गए। आज जो उन्होंने दो नाम लिए हैं, ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जो अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद मीडिया में सबसे प्रखर रूप से आए हैं। आतिशी मारलेना के बारे में मतलब वो प्रैक्टिकली वर्चुअली डी फैक्टो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का काम इस समय में कर रही थी। मनीष सिसोदिया के बाद उनको जो जगह मिली, विभाग भी लगभग वही सारे मिल गए। लेकिन एक परिवर्तन आया, परिवर्तन जो अभी इंडी गठबंधन की जो रैली हुई थी, वो प्रैक्टिकली अगर मेरे हिसाब से देखें तो वो सुनीता केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी की एक स्मार्ट मूव थी। वो प्रैक्टिकली सुनीता केजरीवाल के लॉन्च का एक प्लेटफॉर्म हो गया, जहां भी कांग्रेस की सहमति से और जो उन्होंने कहा वो अपनी बात कही और अरविंद केजरीवाल की बात कही, सुओ मोटे एक उन्होंने अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया। उनके लिए अच्छी बात यह थी कि पूरे पूरे गठबंधन के लोग उनके साथ वो आकर के खड़े थे। क्या अरविंद केजरीवाल को वो पब्लिक रिस्पॉन्स मिल रहा है? सुनीता केजरीवाल के इतने इमोशनल अपील के बाद आम आदमी पार्टी के लोग, मैं भी अन्ना 5 लोग खड़े होते हैं, उसके बाद क्या व्यक्ति आता जाता पर्चा तक वो ठीक से ले रहा है, या रोड पे निकल करके वो शाजिया इल्मी जो कह रही थी अभी कुछ देर पहले संजय, कि किस तरह से जो आपने भी कहा कि दरकिनार किए गए पहले के लोग, अभी कह रहे थे कि देखिए अब नए लोगों के नाम सामने आ रहे हैं और साथियों को मतलब अरविंद केजरीवाल ने जैसे आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया और विजय नायर उन्हें रिपोर्ट करता था, और विजय नायर के बारे में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो खुद नहीं कुछ जानते हैं, कैंप ऑफिस से कौन काम करता था उन्हें नहीं पता। तो वो और दूसरे वो ये भी कह रहे हैं कि उनके जो मंत्रियों ने पहले बयान दिए वो उससे भी जो बातें ईडी ने सामने रखी हैं अपने दस्तावेज में, कि वो उससे भी वो किनारा कर रहे हैं। तो ये क्या दिखाता है पैटर्न? वहां पे कोई एक फिक्स लाइन, क्या आम आदमी पार्टी इस लाइन पे आगे बढ़ रही है, सारे मंत्री एक जैसी बातें कर रहे हैं, ये भी नहीं दिखता, अलग अलग बयान भी आ रहे हैं और एक परेशानी दिख रही है वहां पे। देखिए, एक तो उसी दिन अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि ईडी का जो पूछताछ का तरीका था वो काफी कोर्डियल था, और सुनीता अग्रवाल बाहर केजरीवाल कुछ और कह रही थी। इस समय में अरविंद केजरीवाल जो कुछ भी कह रहे हैं, जितनी बात निकल करके आ रही ईडी के हवाले से जो पूछताछ के दरमियान, वो किसी भी चीज में उनकी कोई जानकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय में कौन काम करता था, उनके घर कौन आता जाता था, उनके यहाँ मीटिंग में कौन लोग आते जाते थे, कौन सी फाइलें वो साइन हो रही थी, सब चीज से वो अपने आप को पल्ला जा रहे हैं। तो हम तो ये जानते थे कि उन्होंने कोई विभाग नहीं रखा है, असाइन नहीं किया है, उनके घर में भी कौन रह रहा है, उनके कैंप ऑफिस को कौन लीड कर रहा है, वहां किसी के बारे में कोई जानकारी। ये बात क्या लोगों की पल्ले पड़ेगी? सिर्फ फ्री की राजनीति से मतलब मैं कह रहा हूं कि समर्थन जो अरविंद केजरीवाल को आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले या कुछ समय पहले तक वो मिलता, वो इस समय में मुझे लोगों के बीच में नहीं दिख रहा है। एक ओवरवेलमिंग परसेप्शन है, या तो कुछ लोग कन्विंस्ड हैं कि गलत हुआ है, या कुछ लोग संशय की स्थिति में है कि क्या मतलब सही में इस तरह की चीजें हुई हैं। और दूसरा चीज है कि हर समय ये कहना कि मतलब सारे चीज एक पीएमएल के एक धारा को वो ब्लेम करना कि इसके तहत बेल नहीं होता। कोर्ट इतनी भी मतलब वो एक तरह से एक तरफा होकर के वो काम नहीं करती, पर्टिकुलरली उस सिनेरियो में जिस समय की बहुत सारे अरविंद केजरीवाल के साथी अंदर है। अब कल को सौरभ भारद्वाज, अब ये मान लीजिए कि जब ये चीज रिकॉर्ड पे आ गई
आज के कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट के उस पे, तो सौरभ भारद्वाज और अतिशी मार्लेना की भी वो पूछताछ हो सकती है। ऐसी संभावना जी। बन सकती है अगले कुछ दिनों में कि उनको तो बुलाया वही जाए। मैं तो कहीं जी कहीं जी और बिल्कुल आगे संजय, का आपने काम जो आगे कहा बढ़ाओ मैं शुरू वही समझना चाह रही थी कि अब जैसे सौरभ भारद्वाज और आतिशी की बात सामने आ रही है, उनसे भी पूछताछ हो सकती है। दूसरे की पूरा एक तरह से लगता है कि ब्लेम जो है वो शिफ्ट हो रहा है दूसरे लोगों पर, और ये अरविंद केजरीवाल के जो बयान ईडी ने सामने किए उससे यही दिखता है कि उनको कहना है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं। विजय नायर का नाम जैसे आया, अब आपने कहा था शुरुआत में कि अरविंद केजरीवाल करप्शन के खिलाफ एक आंदोलनकारी के तौर पे निकले थे, एक क्रूसेडर के तौर पे निकले थे। उनके उस परसेप्शन को अब जाकर वो जेल से सरकार चलाना चाह रहे हैं। एक तो वो कितना मुमकिन लगता है, और उनका जो वो पूरा एक क्रूसेड या उनका जो परसेप्शन था उसको कितना झटका पहुंचा है या नहीं पहुंचा। पब्लिक परसेप्शन क्या बनता है, भी कुछ साबित, जैसे सुनीता केजरीवाल ने भी निकल कर कहा कि उन्हें जेल क्यों भेजा गया है, कुछ उन पे साबित नहीं हुआ पर उन्हें जेल में डाल दिया गया है। पर क्या इसके कुछ अब टेकर्स हैं, लोगों को इस बात पर विश्वास आपको लगता है कि अभी बना हुआ है कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है? देखिए नगमा, वो एक दौर था जिसमें हमारे जैसे या बहुत सारे लोग अपने पूरे परिवार को लेकर के वो रामलीला मैदान वो पहुंचते थे, और उनको लगता था कि एक अलग तरह की राजनीति आएगी। बहुत सारे लोग इसमें जुड़े थे। लेकिन जिस तरह से चीजें बदलती चली गई, और पर्टिकुलरली अभी, तो उससे जो विश्वसनीयता थी मेरे ख्याल में वो उस विश्वसनीयता पे घोर मतलब एक झटका लगा है। दूसरी चीज ये है कि अरविंद केजरीवाल के बाद जेल से नहीं चल सकता। आप ही के चैनल पे वो वहां के एक पूर्व जेल अधिकारी बता रहे थे कैसे नहीं हो सकता है। एक फाइल जाने के लिए, एक कागज जाने के लिए हर दिन कोर्ट का ऑर्डर चाहिए होता है। आप घर खाना कौन सा खाएंगे ये तो कोर्ट डिसाइड करती है। तो कागज मतलब जाना आना, बाकी चीजें, या रिव्यू मीटिंग या ऑडियो विजुअल, मतलब वो तब तो सीधा ही कहना चाहिए ना कि अरविंद केजरीवाल ने अपना कैंप ऑफिस, अपना दफ्तर यहाँ अभी बंद करके कैंप ऑफिस तिहाड़ जेल में खोल लिया। मतलब ये खबर फिर ये होनी चाहिए या चर्चा ये होनी चाहिए। ऐसा तो हुआ नहीं है। जब वहां उनके पास कोई सुविधा नहीं, बाकी चीज नहीं, तो आम आदमी पार्टी एक अलग तरह के सिचुएशन पे लेकर के जा रही है कि अब हम जेल से वो चलाएंगे। कैसे चलाएंगे जेल से? तो ये चीजें संभव नहीं है। बस वो ये चाहते हैं कि किसी तरह का एक परसेप्शन क्रिएट हो। तब तक सुनीता केजरीवाल, मेरे ख्याल में जो मुझे लगा परसों की रैली देखने के बाद और उसके बाद जिस तरह के उनके बयान आ रहे हैं कि उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। हाँ, अरविंद केजरीवाल का एक सक्सेस जरूर है। पब्लिक परसेप्शन में भले उनका जो भी पोजीशन इस समय में वो नीचे गया है, एक चीज जरूर है कि उन्होंने पूरा का पूरा गठबंधन जिसके खिलाफ वो खड़े हुए थे, या जो गठबंधन उन्हें अपने साथ रखने को तैयार नहीं था, रामलीला मैदान में उन्हीं के पोस्टर थे, उन्हीं के जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, उन्हीं की पत्नी के भाषण पे तो सबसे मतलब ज्यादा अरविंद केजरीवाल वो इस लोग चुनाव उनको के सपोर्ट दौरान करें। अरविंद केजरीवाल इस चुनाव के दौरान एक बड़े नेता, और जो उनकी अभी पोजीशन या हैसियत है, आपको लगता है कि वो इससे और स्ट्रॉन्गर और मजबूत उभरेंगे इस जेल से? इस समय में नगमा कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम 2024 के चुनाव की बात करें तो इसमें ऐसा होता हुआ मुझे नहीं दिखता है। कम से कम ये दिल्ली में जहां उनका कांग्रेस के साथ गठबंधन है, दोनों ही पार्टियां, मतलब कांग्रेस ने तो अभी तक इसलिए टिकट पूछ भी रही हूँ नहीं कि आप दी। जैसा कह रहे थे कि हर तरफ अरविंद केजरीवाल के पोस्टर्स, बैनर्स, और जो पहले उनके साथ नहीं आ रहे थे, जिनके साथ उनका तालमेल नहीं बैठ रहा था, वो वहां पर साथ में थे, तो उनका जो कद है एक वो बढ़ता हुआ दिखता है। ये एक रैलिंग पॉइंट ये विपक्ष इंडिया गठबंधन के लिए थी। देखिए, उन्होंने एक ऐसी सिचुएशन इनके लिए खड़ी कर दी है जिसमें कांग्रेस को पक्षाघात वाली स्थिति है। सपोर्ट करे तो मुश्किल, ना करे तो गठबंधन टूटता है, और गठबंधन के पुरोधा वो हैं। तो ये उन्होंने बहुत, देखिए अरविंद केजरीवाल की कुछ पॉलिटिक्स स्मार्ट रही है, लेकिन कहीं किसी जगह वो जाकर के ओवर स्ट्रेच करने में, वो थिन जो होता है ना, उसमें वो कहीं प्रकार उसका हो गया, और वो उसमें छेद कई सारे पड़ गए। वहां पे जाकर के मुश्किल होती है उनकी। अदिति वहां जी से हमारे साथ मुश्किलें जुड़ खड़ी गई हैं। हैं। अदिति, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी पहले, आप वापस हमारे साथ अगर हैं तो इस पूरे मामले पे अब आपकी क्या समझ है पॉलिटिकली, इसका क्या आपको दिखता है, कैसे प्ले आउट करेगा ये इलेक्शंस में? केजरीवाल का देखिए, जेल जाना या सुनीता केजरीवाल जी? कायदा कानून देखा जाए तो अब तक केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया होता। कोई आदमी जेल से सरकार नहीं चला सकता है, ये एलजी स्वयं कई बार कह चुके हैं। और ये व्यावहारिक भी नहीं है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अगर बर्खास्त नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे कई कारण हैं।
मेरे ख्याल से सरकार चाहती है कि पूर्ण रूप से जब तक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का मोह भंग न हो पब्लिक परसेप्शन में, तब तक ये पूरा प्रकरण उसको खींचते हुए घसीटते हुए किसी न किसी तरीके से पूरी तरह से सेल्फ डिस्ट्रक्ट केजरीवाल कर लें, ये फीलिंग है सरकार में। तो अब हमें देखना है कि आगे क्या होता है, कब सरकार बर्खास्त होती है। 25 मई को दिल्ली में चुनाव है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर बहुत जल्दी बर्खास्त करेंगे तो उसका असर चुनाव पर पड़ेगा। लोग कहेंगे कि ये हमारे लीडर के साथ अन्याय है वगैरह वगैरह। और अगर बहुत लंबा खींचेगा तो फिर लोग ये पूछेंगे कि भाई अगर तुमको मालूम ही नहीं है कि क्यों तुमने उसको जेल में डाला है, तो हमको समझाओ कि क्यों अभी तक जेल में है वो, या तो छोड़ो जी। या उसके खिलाफ कार्रवाई करो। हम्म हम्म तो ये एक तो हम दुविधा भी होगी, जाहिर सी बात है जी कि लोग इस सवाल पूछेंगे कि या तो सबूत हो और उनके खिलाफ कार्रवाई हो या फिर बताएं कि क्या हुआ है। धन्यवाद आपका आदिति जी और संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं इस समय, और ये जो लिकर स्कैम है उसमें इस तरह से उलझी हुई है आम आदमी पार्टी। अब ये देखना है कि इसका क्या मैसेज जाता है। जो अरविंद केजरीवाल की एक छवि बनी रही उसको नुकसान ज़रूर पहुंचा है। दूसरी तरफ कांग्रेस है। एक ब्रेक लेंगे और कांग्रेस की स्थिति पे बात करेंगे। कांग्रेस ने कहा था जिस तरह से इनकम टैक्स के तमाम नोटिस उन्हें मिल रहे हैं, एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है उनके लिए कि वो चुनाव कैसे लड़ें, उनके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन फ़िलहाल कोर्ट से उन्हें माफ़ी मिली है। अभी ये जो उनके अकाउंट फ्रीज हुए थे और जो उनके इनकम टैक्स की नोटिस थी उस पर, तो क्या अब लेवल प्लेइंग फील्ड कांग्रेस के लिए बना है? एक ब्रेक के बाद देखते हैं। इनकम टैक्स मामले में कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि 3500 करोड़ की आयकर मांग को लेकर चुनाव तक आयकर विभाग कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेगा। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को सुनवाई की तारीख तय की है। कांग्रेस ने आयकर विभाग की तरफ से मिल रहे लगातार नोटिस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। पार्टी का कहना था कि बीते कुछ दिनों में उसे लगातार इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस मिल रहे हैं। हमें सीताराम केसरी के ज़माने को लेकर नोटिस मिल रहे हैं। 29 मार्च को 1823 करोड़ का नोटिस भेजा गया और 31 मार्च को 1745 करोड़ का नया टैक्स नोटिस भेजा गया, जिससे कुल देनदारी 3567 करोड़ की हो गई। लेकिन राजनीतिक दलों को लेकर आयकर के नियम क्या हैं, यानी कि इनकम टैक्स उन्हें क्या देना होता है राजनीतिक दलों को, तो जन प्रतिनिधित्व कानून जो है 1951 के मुताबिक राजनीतिक दल कोई कारोबारी गतिविधि नहीं कर सकते और मुनाफा नहीं कमा सकते, लेकिन वो स्वैच्छिक योगदान ले सकते हैं, जो भी वॉलंटरी डोनेशंस हैं। साथ ही वो अपनी अचल संपत्ति जैसे कि कोई भवन या बैंक जमा से कमाई कर सकते हैं। इसके अलावा कूपन बेचकर सदस्यता शुल्क लेकर भी वो पैसे जुटा सकते हैं। लेकिन धारा 13A टैक्स में 100% उन्हें छूट देती है, पर ये छूट उन्हें तब मिलेगी जब वो कुछ शर्तें पूरी करें। अब वो शर्तें कई तरह की हैं, उसमें ये भी है कि इन्हें इनकम टैक्स रिटर्न भी भरना पड़ता है। लेकिन पहले आपको इस पर दिखाते हैं आशीष भार्गव की रिपोर्ट। जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, तुषार मेहता जो इनकम टैक्स की तरफ से अपीयर हुए थे, उन्होंने कहा कि 1700 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस भेजा है, 135 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं और फिलहाल हम चुनाव क्योंकि आ रहे हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए हम फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी अपीयर हुए थे। उनका ये कहना था कि 1995-96 से लेकर अब तक करीब 3500 करोड़ रुपए की उनके पास डिमांड नोटिस इनकम टैक्स लगातार भेज रहा है और ये जो है ये कार्रवाई ठीक नहीं है, इस पर पूरी कार्रवाई पर रोक होनी चाहिए। तो यहाँ पर जस्टिस BV नागरत्ना की बेंच थी, उन्होंने कहा कि ये जो कार्रवाई है 3500 करोड़ रुपए की, क्या आप स्थगित करना चाहते हैं? इस पर इनकम टैक्स की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने भरोसा दिलाया कि फिलहाल किसी भी नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन ये तमाम जो नोटिस हैं ये इस पर मेरिट पर भी बात नहीं कर रहे हैं। जवाब हम इसमें दाखिल करेंगे और फिर इसकी सुनवाई चुनाव के बाद की जा सकती है। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने वक्त दिया है
इनकम टैक्स को कि वो अपना जवाब दाखिल करे। 24 जुलाई को अब इस मामले की सुनवाई होगी। कांग्रेस के लिए बड़ी राहत है। इनकम टैक्स ने जो अंडरटेकिंग दी है उसको रिकॉर्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है कि कोई भी कठोर कार्रवाई, कोई भी जो है वो दंडात्मक जो कार्रवाई है, कोर्सिव एक्शन, वो इन मामलों में नहीं होगा। यानी अब इनकम टैक्स की कार्रवाई फिलहाल ठंडे बस्ते में चली जाएगी और चुनाव के बाद और जुलाई में जब सुनवाई होगी तब आगे इस मामले का निपटारा होगा। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि भले इनकम टैक्स ने ये बोल दिया है, ये भी एक पहलू है इस मामले का कि जो मैसेज कांग्रेस राजनीतिक मंच से देने की कोशिश कर रही थी देश की जनता को, मतदाताओं को कि किस तरीके से जो इनकम टैक्स के जरिए भी सरकार कांग्रेस पर हमला कर रही है। खासतौर पर मार्च में करीब 3-4 नोटिस यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल ने बताए हैं, मार्च के महीने में इतने सारे नोटिस भेजे गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज ज़रूर जा रहा था कि इनकम टैक्स जो है लगातार एकदम कार्रवाई उनके ऊपर कर रहा है। तो आज इनकम टैक्स ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भरोसा दे दिया है, अंडरटेकिंग दे दी है। तो कहीं ना कहीं कानूनी तो ये विराम लग गया है। तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस किसी भी तरीके से राजनीतिक मंच से राजनीतिक फायदे के लिए मतदाताओं को ये बताने के लिए कि वो उसकी मुसीबतें सरकार बढ़ा रही है ताकि वो सीधी खड़ी ना हो सके, ढंग से चुनाव न लड़ सके, उसको जरूर ये मुद्दा राजनीतिक मंच से उठाते रहेंगे। तो कांग्रेस की जो ये लगातार शिकायत रही और राहुल गांधी ने कल अपने भाषण में भी ये बातें उठाई थी कि उसको चुनाव में एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है। अब इसके बाद में क्या उसको एक बराबरी की जगह मिल रही है इस चुनाव में? हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती जुड़े हैं स्टूडियो में। मनोरंजन, राहुल गांधी ने जो कल बातें कही और उसके बाद आज का ये फैसला कांग्रेस के लिए एक बड़ी राहत है और ये माना जाए कि कांग्रेस के लिए अब एक बेहतर जमीन, एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार है इस चुनाव में। देखिए, बातें तो हमें इसको पॉलिटिकल एंगल से ही देखना चाहिए, क्योंकि जो बातें कांग्रेस लगातार कर रही है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को 100% छूट मिलती है, वो कांग्रेस को भी मिलना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ शर्तें, आपको रिटर्न फाइल करना होगा। वो कांग्रेस ने किया है या नहीं किया? कांग्रेस कहती है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को भी देखो, हमें ही क्यों पकड़ रहे हो? ये मामला केसरी जी के समय है, जब ये कहा जाता था खाता ना बही, जो कहे केसरी वही सही। अब उस समय का क्या है, ये अलग चीज़ है। लेकिन जिस ढंग से कल रामलीला मैदान में रैली हुई है और जिस ढंग से राहुल गांधी ने इस पूरे मुद्दे पर सरकार को घेरा है, उन्होंने ये कहा राहुल गांधी ने कल कि ये नोटिस तो 6 महीने पहले भी आ सकता था और ये भी कहा कि ये नोटिस 6 महीने बाद भी आ सकता था, लेकिन अभी क्यों? अभी हमारे पास ट्रेन के टिकट के पैसे नहीं है, जहाज की तो छोड़ दीजिए, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? तो एक जो लोगों में जो एक बातचीत होनी शुरू हो गई थी कि क्या कांग्रेस को जानबूझ के किया जा रहा, और जिस तरह से अकाउंट फ्रीज कर दिए, क्या मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड है या नहीं है, उसको लेकर के इस फैसले से कांग्रेस को राहत जरूर मिलेगी और उसका कोई, इससे कोई हमें जोड़ के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये अदालत में जो है वो हुआ है। लेकिन एक राजनीतिक तौर पे बात करें कि अभी कुछ समय तक तो रोक है, 24 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी। तो वैसे में जो 3500 करोड़ के और लगातार जो नोटिस मिल रहे थे, जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल एक दबाव कांग्रेस के ऊपर था, वो हटा कम से कम। तो इसका मतलब जुलाई को होगी, इसका मतलब 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल तक के लिए राहत है। और पूरे यदि जजमेंट पढ़ के पता चलेगा कि वो अकाउंट फ्रीज जो किए गए थे वो फ्रीज हुए हैं या नहीं है, क्योंकि अकाउंट तो फ्रीज कर दिए गए हैं। आपके अकाउंट में 200 करोड़ रुपए हैं, लेकिन आपको इतना 20 साल पहले का बकाया मांग रहे हैं। अकाउंट फ्रीज है, वो डिफ्रीज होंगे तभी आप चुनाव लड़ पाओगे, और यही मुद्दा कांग्रेस पार्टी उठा रही थी। तो आज के फैसले के बाद जरूर उनके पास पैसे होंगे जिससे कि वो कह सकेंगे कि हम चुनाव लड़ सकते हैं। और ये जो एक मुद्दा कांग्रेस बनाने वाली थी जनता के बीच, शायद उसको देख करके इस स्टेप से तो ये मुद्दा आप कांग्रेस नहीं बना पाएगी जनता के बीच। ये जो एक विक्टिम मोड में कांग्रेस थी कि हम चुनाव लड़ें कैसे, हमारे पास तो पैसे नहीं, ट्रेन के टिकट के, स्थिति क्या है इस समय कांग्रेस के? अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए थे, तो वाकई आप सालों से कांग्रेस कवर करते हैं, तो इस समय क्या सिचुएशन में कांग्रेस है? जब ये खबर आई और ये पिछले 1 महीने से आ रही थी कि अकाउंट फ्रीज हो रहे, तो एक पैनिक सिचुएशन था कांग्रेस में, और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन पहले कहते थे। लेकिन जब ये मामला गंभीर हुआ तो पहली बार हमने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी सब मिलके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, और उसके बाद इससे ये उन्होंने जाहिर किया कि ये मामला गंभीर है। उसके बाद पब्लिक मंच से बोला जाने लगा ये। तो मुझे लगता है जब पब्लिक मंच से राहुल गांधी ने ये कहना शुरू किया कि हमारा गला घोटा जा रहा है और हमें चुनाव लड़ने भी नहीं दिया जा रहा, हमारे फंड सीज कर दिए जा रहे हैं, उसके बाद जो एक बातचीत लोगों के बीच में शुरू हुई थी, निश्चित रूप से अब ये
पता चलेगा कि वो डिफ्रीज हुए हैं या नहीं हुए। यदि वो डिफ्रीज नहीं होते हैं तब कांग्रेस के पास कुछ पैसा आएगा। मतलब ये भी गुंजाइश बनी हुई है कि डीफ्रीज अगर ना हो, लेकिन फिर क्या फायदा इसका अगर डीफ्रीज ही नहीं होता है तो? जी हाँ, वो जरूरी है कि पैसे का तो वो निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। बाकी चीजें तो उनको अदालत में लड़नी पड़ेगी। हाँ। आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी आप मुझसे कैसे ले सकते हो, क्योंकि हमें 100% का जो है रिबेट मिला हुआ है, बाकी नियमों के तहत भी रिबेट है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें पूरी की या नहीं ये तो अदालत तय करेगा। लेकिन राजनीतिक रूप से ये लड़ाई कांग्रेस ने लड़ने की शुरुआत कर दी थी और उसी का नतीजा है कि शायद ये जो है कहा गया है अदालत में कि हम अभी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो मतलब जो भी होगा वो अब 24 जुलाई को होगा, तब तक तो नई सरकार आ जाएगी। अब उसके बाद ही देखा जाएगा। अब ये भी नहीं कह सकते कि लेवल प्लेइंग फील्ड है कि नहीं, क्योंकि वो इस पर भी निर्भर करेगा, जैसा मनोरंजन बता रहे हैं कि उनके अकाउंट्स जो हैं उसमें जो पैसे पड़े वो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं क्या नहीं। धन्यवाद आपका मनोरंजन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक ब्रेक ले रहे हैं हम। ब्रेक के बाद एक और मुद्दा जिसको लेकर लगातार हमलावर है बीजेपी कांग्रेस पर, वो है कच्छाथिवु का मुद्दा। क्या है ये मसला, इस ब्रेक के बाद। तो लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी और कांग्रेस एक और नए मुद्दे पर अब आमने सामने है और वो मुद्दा है कच्छाथिवु द्वीप का। दरअसल 1974 में भारत और श्रीलंका ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जहां उन्होंने एक समुद्री सीमा खींची और समुद्री सीमा खींचने में कच्छाथिवु को सीमा के श्रीलंकाई पक्ष पे रखा गया। अब बीजेपी ने चुनाव से पहले से एक राजनीतिक मुद्दा बनाया है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने कच्छाथिवु द्वीप श्रीलंका को दे दिया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि हम जानते हैं कि ये किसने किया, ये नहीं पता कि इसे किसने छुपाया। हमारा मानना है कि जनता को ये जानने का अधिकार है कि ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाए कि मोदी ने अपने 10 साल के शासन में इसे वापस पाने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए। खड़गे ने कहा कि चुनाव से पहले संवेदनशील मुद्दे को उठाना उनकी हताशा को दर्शाता है और ये भी कहा कि बांग्लादेश की तरह श्रीलंका के साथ मैत्रीपूर्ण समझौता हुआ था। तमिलनाडु में भारत के समुद्री तट से कुछ दूर, कुछ किलोमीटर दूरी पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में समंदर में एक टापू है, एक द्वीप है, कच्छाथिवु। अलग अलग नाम भी लोग बोलते हैं, कच्छाथिवु। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। और ये कहते हुए मां भारती का एक अंग आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडिया अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया और भारत से अलग कर दिया। देश कांग्रेस के रवैये की कीमत आज तक चुका रहा है। This is an observation by the then Prime Minister Jawaharlal Nehru in May of 1961. He says, he writes, I attach no importance at all to this little island, and I would have no hesitation in giving up our claim to it. I do not like matters like this pending indefinitely and being raised again and again in Parliament. So,
To Pandit Nehru, this was a little island. It had no importance. He saw it as a nuisance. Why are people bringing it up again and again in Parliament? ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई की है। शीर्ष कोर्ट ने उसकी मांग को ठुकराते हुए टिप्पणी करते हुए कहा कि वहां पर यथास्थिति बरकरार रहेगी। व्यास जी के तहखाने में पूजा चलती रहेगी। न्यायालय इस मामले पर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर नोटिस जारी किया है और जानकारी के मुताबिक इस मामले पर जुलाई के तीसरे हफ्ते में सुनवाई होगी। आज की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।